हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 128 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम 16 महाजनपद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो आपका केबीएस पीजीटी में पूछा गया है। 2018 का क्वेश्चन है कि भारत में द्विनगरी को समानतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। भारत में द्वितीय नगरी को समानतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, बी है गौड़िक मित भांड, सी है चित्रित धूसर पात्र, डी है भूरे मटमैले रंग के लिप्त मित डांड या भांड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। जो उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र है वह मित्र पात्र पत्रिका से क्या है संबंधित उसको किया जाता है। क्वेश्चन आपका था कि भारत में द्विनगरीय या द्वितीय नगरीय को समानतः किस मृत पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। तो वह उत्तरी कृष्ण मार्जित परंपरा के साथ क्या किया जाता है? संबद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लीजिए। भारत में द्विनगरी को समानतः उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र को नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है। वायर भी कह सकते हैं, वेयर जो आपको उचित लगे पढ़ लीजिए। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कर है परंपरा से क्या है संबद्ध किया जाता है। इन मृत भांडों को की जो अवधि है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक मानी गई है। NBPW सबसे पहले जो है NB, ये आपका 60, इसका फुल फॉर्म का क्या है 60 है। NBPW सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त किए गए। यही मौर्यकालीन विशिष्ट मृतदांड भी जिनकी प्राप्ति राजगीर, बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के बनगढ़ से, पश्चिम बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ से, ओडिशा के शिशुपालगढ़ से तथा दक्षिण भारत के नागार्जुन कोंड से हुई है। इन मृतदांडों या मृत भांडों की विशेषता इनकी रंग एवं चमक है। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थितियों के बारे में, जिसमें आप 16 महाजनपद के बारे में इर्द गिर्द उन्हीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्विनगरी के लिए उत्तरदायी रही है। कौन सी जो भारत में धातु है वो द्वितीय नगरी के लिए क्या है उत्तरदायी रही है, ये बताना है। लौह है, तांबा है, चांदी है, स्वर्ण है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लौह हो जाएगा। प्रथम अगर नगरी की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता को कहेंगे। प्रथम नगरी सभ्यता कौन थी भारत की? सिंधु सभ्यता थी। द्वितीय नगरी की बात कर रहे हैं तो द्वितीय नगरी, जब भारत में द्वितीय नगरी के लिए उत्तरदायी कौन सी धातु रही है तो वह लोहा रहा है। ऑप्शन ए आप सही कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा यमुना दोआब एवं बिहार के क्षेत्रों में भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका आधार लोहा था। लोहे द्वारा निर्मित उपकरणों ने कृषि के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। फलतः उत्पादन अधिशेष निकलने लगा। उत्पादन अधिशेष ने व्यापार, वाणिज्य और नगरों के विकास में योगदान दिया। महापरिनिब्बाण सूत्र में इस काल के वर्णित 6 प्रमुख नगर, जिसमें वाराणसी, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, चंपा एवं साकेत हैं। तो जो परिनिब्बाण सूत्र है उसमें क्या है इस काल के मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6 प्रमुख नगरों का क्या है वर्णन मिलता है। उनमें आपके बनारस है, वाराणसी है, कौशाम्बी है, राजगृह है, श्रावस्ती है,
चंपा है और साकेत हैं, तो इनको भी रट डालिएगा। आगे देखते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और वही NBS PGT 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महाजनपदों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम अगर बात किया जाए तो क्या है, ये बताना है। मान लीजिए इस तरह आप भारत की नक्शा बनाते हैं, तो आप इस तरह करेंगे, तो इस तरह जो लगेगा उसमें आप क्या करेंगे कि इधर से जाएंगे, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया आपका। तो इधर से बोल रहा है, इधर से जाने पे कौन कौन राज्य पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इसमें देख रहे हैं पहले अवंती आता है, इधर अवंती आपका है, थोड़ा सा ऊपर ही चेदी है, तो इस तरह आप कर लेंगे। तो इस तरह हैं सब, और वत्स है, इसके बाद मगध है, तो ये सब आपका बी के साथ जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो मगध है, फिर अंग है, इसके बाद इधर बंग हो जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, तो इसको भी आप नोट कर कर चलेंगे। इधर बंग हो जाता है, तो इस तरह आप जाएंगे। तो ये सब है। तो अवंती, चेदी, वत्स और मगध और अंग जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या में वही चीजें हैं आपके। पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में अवंती, चेदी, वत्स, मगध और अंग है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 16 महाजनपदों में मगध के उदय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें से सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, हम ऑप्शन न पढ़कर इसका आंसर ही बता देते हैं। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी, ये आपका गलत है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के सब जो चारों ऑप्शन हैं, उस तीनों ऑप्शन जो हैं आपके ए, बी और सी, डी ये सही हैं। आपके सी गलत है, ठीक है, गलत सी है और सी आंसर हो जाएगा। गलत पूछा था तो सी आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अभी आप लुसेंट पढ़ेंगे तो बस अंगुत्तर निकाय ही दिया है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख किस में मिलता है तो दे देगा अंगुत्तर निकाय में बस। अब वहीं पे भगवती सूत्र दे दे ऑप्शन में और दे दे ए, बी दोनों, तब आप कन्फ्यूजन कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि 2 चीज़ों में इसका वर्णन मिलता है। किसमें किसमें? तो अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार में लोहे के प्रचुर प्रयोग तथा भूमि का विभाजन न होने के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा था, जिससे जनपद अब महाजनपद में परिवर्तित हो गए। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे, जिसके मध्य चंपा नदी बहती थी। इसकी राजधानी गिरिब्रज अथवा राजगिरी थी। मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? गिरिब्रज या राजगिरी थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र क्या हो गई? स्थानांतरित हो गई, स्थापित हो गई। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और नवोदय में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है? देखिए क्वेश्चन वही पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों की सूची नहीं प्रदान करता है। हमने 2 जान गया था, भगवती सूत्र और इसके बाद अंगुत्तर निकाय। तो इसमें से अब तो 2 हम कर लेंगे कि अंगुत्तर जो निकाय है इसमें भी आपके 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का मतलब व्याख्या मिलती है। बचा आपके अब 2। अब किसमें नहीं मिलता है? दिग्ग निकाय या आपके महावस्तु में। तो किसमें नहीं मिलता है? तो दिग्ग निकाय आपका आंसर हो जाएगा। दिग्ग निकाय में क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन नहीं मिलता है। तो अब आपका तीसरा आ गया एक पॉइंट और महावस्तु। तो 16 महाजनपदों का जिक्र किसमें किसमें मिलता है? तो 16 महाजनपदों का जो जिक्र मिल रहा है दोस्तों वो आपके अंगुत्तर निकाय में मिल रहा है, आपके महावस्तु में भी मिल रहा है, आपके भगवती सूत्र में भी मिल रहा है। इन तीनों में क्या है? 16 महाजनपदों का वर्णन है, जबकि दिग्ग निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको आप नोट कर कर चलिएगा। व्याख्या देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय
महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में बौद्धकालीन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं। तो जो बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन है? अंगुत्तर निकाय भी बौद्ध ग्रंथ है, आपका महावस्तु भी बौद्ध ग्रंथ है। तो दोनों बौद्ध ग्रंथों में जो अंगुत्तर निकाय है और महावस्तु है, इन दोनों में 16 महाजनपदों के साथ साथ जो जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसको भगवती सूत्र नाम दिया गया है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जबकि दिग्ग निकाय सुत्त पिटक के 5वें निकायों में से एक है। इसमें बुद्ध के उपदेशों एवं वार्तालापों का सूत्र वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप दे दीजिए आसानी से। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन या किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। ऑप्शन ए है मंजू श्री मूल कल्प में, ललित विस्तार में, अंगुत्तर निकाय में, दीपवंश में। तो ऑप्शन आपका क्या आ गया? अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में वर्णन मिलता है 16 महाजनपदों का। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और इसके बाद आपका महावस्तु भी, इसको भी याद रखिएगा, महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। महावस्तु ये ग्रंथ है, ये बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है, तो इसको याद रखिएगा। महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का क्या है? उल्लेख है। तो इस प्रकार 3 आपके पास आंसर हो जा रहे हैं, ऑप्शन हो जा रहे हैं। इनमें से क्या है? 10 गंगा घाटी में और 6 जो है गंगा घाटी से बाहर स्थित है। तो पूछा जा सकता है 16 महाजनपदों में कितने जो हैं गंगा घाटी में स्थित महाजनपद थे? तो उनकी संख्या क्या है? 10 है। और 6 जो हैं वो गंगा घाटी से बाहर स्थित हैं। 4 महाजनपद थे, 4 इसमें जो जनपद थे, 16 जनपद थे। 16 जनपद में जो 4 जनपद थे वो क्या थे? महाजनपद की संज्ञा उनको प्राप्त थी। वो थे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। तो महाजनपद जो हैं 4 जो थे वो महाजनपद थे, 4 जैसे बहुत शक्तिशाली जनपद थे। ठीक है, तो इसमें 16 महाजनपदों में 4 जो महाजनपद थे वो क्या है? अवंती जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद की श्रेणी में आ रहे थे, जिसमें मगध है, कोसल है, वत्स है और अवंती है। तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी 2009 पीजीटी में पूछा गया है, नवोदय विद्यालय के पीजीटी में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? ये यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी राज्य था? तो ऑप्शन ए है अंग, बी है कोसल, सी है वज्जी, डी है मगध। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर जाएगा सी के साथ। वज्जी जो है दोस्तों ये आपका गणतंत्रवादी राज्य था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद एक गणतंत्रवादी था? तो वो था आपका वज्जी आप आंसर कर लेंगे सी। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुआ। लोहे के आगमन के फलस्वरूप उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में बदल गए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसमें 2 प्रकार के राज्य थे, राजतंत्र थे और गणतंत्र थे। कितने प्रकार के राज्य थे? तो 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो राजतंत्र थे जहाँ पे राजा शासन करता था, एक था गणतंत्र जहाँ पे जनता की क्या होती थी? शासन होती थी। तो राजतंत्र, इसमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य जो थे मगध, कौशल, वस्त और अंग इत्यादि थे। गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघों द्वारा होता है। इस प्रकार के राज्य जो थे वज्जी व मल्ल थे। कौन थे? वज्जी और मल्ल, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका हमने आंसर बता चुके हैं, पहले ही बताए थे। गंगा घाटी के कितने महाजनपद स्थित थे? गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? तो कितने स्थित थे? तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। हमने ऊपर बताया था व्याख्या में। तो कितने स्थित है? 10। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 10 महाजनपद जो है गंगा घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए सही था। व्याख्या देख लीजिए 10 कौन कौन से हैं।
बुद्ध काल में गंगा घाटी में कुल 10 महाजनपदों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, जो इस प्रकार है: काशी, कौशल, अंग, मगध, वत्स, पंचाल, मल्ल, चेदी, वज्जी तथा सूरसेन। यहाँ पे जो मल्ल है और वज्जी है, यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका और पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण महाजनपद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिण महाजनपद है? अस्मक, अवंती, चेदी, मत्स्य। तो 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा अस्मक। अस्मक जो है सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम अस्मक है। सबसे कौन सा जनपद महाजनपद है जो सबसे दक्षिण में स्थित है? तो वो आपका अस्मक है। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अस्मक महाजनपद सबसे दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है। इसकी राजधानी पोतन या पोटिल या पैठन थी या प्रतिष्ठान कह सकते हैं। तो अस्मक की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो पोतन या पोटिल या पैठन या प्रतिष्ठान कह सकते हैं। तो प्रतिष्ठान, इसको याद रखिएगा। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इस महाजनपद की स्थापना इक्ष्वाकु कुलवंशी शासकों ने की थी। इक्ष्वाकु वंशी शासकों के द्वारा क्या है? अस्मक महाजनपद की स्थापना की गई थी, इसको याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? उदयन था, अजातशत्रु था, प्रसेनजीत था या प्रघोत था? तो 10वां का आंसर डी के साथ जाएगा। कौन था? प्रघोत। आप आंसर कर लेंगे, प्रघोत था। तो इसी के समय क्या है, जीवक को शायद भेजा गया था बिंबिसार द्वारा, तो इसको याद रखेंगे, आपका प्रघोत हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, कुछ मालूम चल जाएगा। बुद्ध के जीवन में अवंती महाजनपद का राजा प्रघोत था। उसकी निष्ठुरता के कारण महाबग जातक में उसे चंड प्रघोत कहा गया है। उसकी निष्ठुरता के कारण महाबग जातक में उसे चंड प्रघोत कहा गया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है दोस्तों कि किस मतलब जातक में जो है, किस में क्या है, इस तरह पूछ सकता है कि महाबग जातक में किसे चंड मतलब किसे उसकी निष्ठुरता के कारण उसे चंड प्रघोत कहा गया है? तो वो कहा गया है प्रघोत को, तो ये याद रखिएगा। उसके पिता का नाम पुलिक था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक ने प्रघोत के पांडु रोग, जिसको पीलिया कहते हैं, पांडु रोग का मतलब क्या होता है? पीलिया। देखिए यहाँ से अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है। तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक ने प्रघोत के पांडु रोग का उपचार किया था। जो राजवैद्य है मतलब बिंबिसार के जो राजवैद्य थे उनका नाम क्या था? जीवक था। उन्होंने प्रघोत के पांडु रोग अर्थात पीलिया का क्या किया था? उपचार किया था। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो बुद्ध का समकालीन मगध शासक अजातशत्रु था, वत्स का शासक उदयन था और कौशल का शासक क्या था? प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत का कथन है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी, बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी, अतः हम दोनों समान आयु के हैं। यह कथन किसका है? तो प्रसेनजीत का है। वो बुद्ध के बारे में ऐसा कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 क्वेश्चन। अभी इस पे 16 महाजनपदों पे और आएगी वीडियो, 2 से 3 वीडियो आएगी जिसमें आपको कवर कराएगा। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।